नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। प्रयागराज महाकुंभ का पहला अमृत स्नान आज पूर्ण हुआ। दुनिया के अखाड़ों के स्नान की भव्यता दुनिया ने आज देखी और नागाओं का जुलूस भी देखा। लेकिन इस दौरान कौन सा रहस्य दुनिया से छिपा रह गया, देश का मूड मीटर की पहली स्टोरी में आज हम आपको वही दिखाएंगे और बताएंगे कि अमृत स्नान के साथ नागाओं का कौन सा गुप्त विधान भी छिपा हुआ है। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आज आपको बताएंगे कि कहां बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो गए और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पल भर में खोज डाली बीमारी और इलाज भी बता दिया। लेकिन शुरुआत महाकुंभ के पहले अमृत स्नान से जुड़ी रहस्यमयी कहानी के साथ। तो प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ का आज पहला शाही स्नान तो पूर्ण हो गया और इस खास दिन का इंतजार सनातन के 13 अखाड़ों के नागा सन्यासी कई सालों से कर रहे थे। साथ ही इस देश की करोड़ों जनता जिनकी आस्था हिंदू धर्म और इस महाकुंभ में है, उन्हें भी इस पल का इंतजार था। इसकी भव्य दिव्य तस्वीरों को देखकर सुबह से दुनिया की आंखें चौंधियाई हुई। लेकिन सनातन के इस विराट आयोजन में ऐसे बहुत से रहस्य ही रह गए जो हमारी नजरों के सामने से चुपके से गुजर गए और जिस पर हम गौर नहीं कर सके। दुनिया ने शाही स्नान की तस्वीरों में क्या देखा और क्या नहीं देख पाई, अब उस रहस्य के खुलने की बारी। देश का मूड मीटर में मैं आज नागा साधुओं के शाही स्नान यानी कि अमृत स्नान की उस यात्रा में छिपे रहस्यों को डिकोड कर रहा हूं, जिसे उनके अखाड़े अब तक दुनिया से छिपाते रहे। जैसे कि शाही स्नान से निकलने से पहले नागा आदेश क्रिया, अखाड़े के देवता और धर्म ध्वज को तांत्रिक नमस्कार, 12 साल में सिर्फ एक बार होने वाला अमृत श्रृंगार, शाही स्नान से ठीक पहले होने वाली कई खास तरह की पूजाएं और शाही स्नान का नागा विधान जो हो हल्ले में नहीं दिखाई दिया। नागा साधुओं से जुड़ी ये वो रहस्यमय परंपराएं हैं जिसका पालन अमृत स्नान के दिन करना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है कि नागा सन्यासियों के अमृत स्नान के जुलूस के दौरान इसकी तस्वीरें आपकी नजरों के सामने से गुजरी होंगी, लेकिन आपने उस पर गौर नहीं किया होगा या उसे थोड़ा अजब गजब मानकर आगे बढ़ गए होंगे। नागाओं के शाही स्नान का रहस्य असल में इन्हीं तस्वीरों में छिपा हुआ है। आज सुबह सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के नागा सन्यासियों ने अमृत स्नान किया। उनकी एक तस्वीर अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इसमें दोनों अखाड़ों के नागा सन्यासी, उनके आचार्य महामंडलेश्वर समेत तमाम धार्मिक पदधारी भी शामिल थे। तस्वीर में संगम की जलधारा पर छाई धुंध दिख रही है और रोशनी में नहाया दूसरा किनारा भी साफ साफ दिख रहा है। इसी वीडियो में आपको एक सजी धजी छतरी दिखाई दे रही है। ये आचार्य महामंडलेश्वर की छतरी है जिस पर सोने के तारों की बुनाई होती है और इसके नीचे वो खुद इष्ट देवता को लेकर गंगा पूजा करते हैं। अमृत स्नान से पहले होने वाली यह सबसे पहली पूजा है। इसके बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा और इसी वीडियो में आप जरा गौर से देखेंगे तो 2 तिरछे झुके हुए भाले भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये बहुत खास है। ये हैं सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश भाला। इन दोनों भालों के नाम हैं सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश। इसे नागा अखाड़े देवता मानते हैं। नागा सन्यासियों ने जितने भी युद्ध सनातन धर्म की रक्षा के लिए लड़े, इन्हीं दोनों भालों को आगे रखकर उन्होंने वो लड़ाइयां लड़ी और उसमें से ज्यादातर लड़ाइयां जीती भी। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर जब इष्ट देव को अमृत स्नान करवाते हैं, उनके साथ इन भालों का भी स्नान कराया जाता है। इन दोनों भालों पर अभिमंत्रित नींबू लगाए जाते हैं
ताकि अमृत स्नान में किसी तरह का कोई विघ्न न हो। इस जुलूस में अखाड़ों की चलित धर्म ध्वजा भी शामिल है, जिसे शाही स्नान में साथ लेकर चलना होता है, और इष्ट देवता के साथ ही आदि शंकराचार्य की छड़ी भी होती है, जिसे संगम में डुबकी लगाने के बाद ही नागा सन्यासियों को उनके आचार्य महामंडलेश्वर अमृत स्नान का आदेश देते हैं। इसी वीडियो में आपको स्नान ध्वजा भी दिखाई दे रही है। इसे आसमान में लहराकर बताया जाता है कि अब नागा सन्यासी अमृत स्नान करने के लिए जल में उतर सकते हैं। इसी वीडियो में आपको बहुत सारी छड़ियां दिख रही होगी। इस पर चांदी का पतरा या सफेद कपड़े की पट्टियां बंधी रहती। यह अखाड़े के उन पदधारियों के हाथों में रहता है जो अमृत स्नान के दौरान नागा सन्यासियों को निर्देश देते रहते हैं, उन्हें नियंत्रित रखते हैं। इस वीडियो के आखिर में आपको अखाड़े के पदाधिकारी और नागा सन्यासी गंगा में फूल माला फेंकते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। और इसका मतलब यह है कि आचार्य महामंडलेश्वर ने अमृत स्नान करने के लिए गंगा पूजा शुरू कर दी, और नागा सन्यासी स्नान से पहले मां गंगा को अपनी माला अर्पित कर सकते हैं। अब इसी वीडियो का एरियल शॉट आपको दिखाता हूं, ताकि मैंने अभी तक जो आपको बताया आप उसे और बेहतर तरीके से समझ सकें। अमृत स्नान की इस खास परंपरा को लेकर प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद हमारे रिपोर्टर को निरंजनी अखाड़े के एक नागा साधु ने और भी बहुत खास बातें बताई। एक बार उसको भी सुनना बहुत रोचक होगा, जरा सुनिए। आप लोग अमृत स्नान के लिए गए तो वो कौन कौन सी प्रक्रिया थी जिनका निर्वहन आप लोग की ओर से किया गया, किस तरीके से आप लोग निकले वहां पर? प्राचीन पौराणिक प्रक्रियाएं ही चली आ रही हैं जब से कुंभ प्रारंभ हुआ है। देवता जाते हैं, देवताओं का दुग्ध अभिषेक होता है। देवताओं के निशान जो हैं भाला, कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति हैं, इसलिए उनका जो शस्त्र है वो भाला है। हमारे 3 भाला है यहाँ पर, वो देवता का प्रतीक बन के हमारे साथ जाते हैं। सबसे पहले देवताओं का जो है वो दुग्ध स्नान होकर के मंत्रोच्चारण करते हुए यहाँ से मंत्र वेद के चलते हैं, और वेद मंत्रों से ही वापस उनका पहले देवताओं का स्नान होता है, फिर भाला का स्नान होता है, फिर उनके साथ जो उनकी सुरक्षा में नागा फोर्स है वो स्नान करते हैं, फिर मंडलेश्वर आचार्य मंडल उनके भक्त स्नान। तो हम जो वीडियो दिखा रहे हैं उसमें महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के लिए उमड़े नागा सन्यासियों और उनके अखाड़ों के पदधारियों की भीड़ भी दिखाई दे रही। ये विहंगम दृश्य है। ये सनातन के प्रति उनकी आस्था, उनके जुनून और उनके समर्पण का दृश्य है। यहां अमृत स्नान से पहले का नागा विधान किया जा रहा है। नागाओं के अमृत स्नान से जुड़ा ये विधान भी बहुत रहस्यमयी है। इस पर भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज प्रयागराज महाकुंभ में हुए अमृत स्नान का वो आंकड़ा जान लीजिए जो हैरान करने वाला है। आज 13 अखाड़ों के नागा सन्यासियों ने तो स्नान किया ही, महाकुंभ के लिए बने दूसरे घाटों पर श्रद्धालुओं ने भी बड़ी संख्या में स्नान किया, और यह सिलसिला करीब करीब शाम तक जारी है। 13 जनवरी को हुए पौष स्नान में, यानी कि कल, 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। 14 जनवरी यानी कि आज के स्नान में यह आंकड़ा 3.5 करोड़ के पार पहुंच सकता है। और निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने इसका अनुमान पहले ही जता दिया था, और अभी अभी जो अपडेट आया है उसके मुताबिक आज करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वहां स्नान किया है महाकुंभ में। महाकुंभ की व्यवस्था में लगे आला अधिकारियों को भी इसका अंदाजा था, इसीलिए एहतियातन महाकुंभ क्षेत्र में सेना की रिजर्व टुकड़ी भी तैनात की गई। ये व्यवस्था ज्यादा भीड़ भाड़ से एक तरीके से अव्यवस्था न फैले और भगदड़ जैसी स्थिति न हो, इससे निपटने के लिए की गई। आप और हम ये मानते हैं कि प्रयागराज महाकुंभ के अमृत स्नान में सनातन में आस्था रखने वाले लोग ही डुबकी लगाते हैं, लेकिन नागा साधु सन्यासी और उनके अखाड़ों के आचार्य और महामंडलेश्वर, उनकी मान्यताएं आपको थोड़ी सी चौंका सकती है। उनकी मान्यता है कि महाकुंभ अमृत स्नान में डुबकी लगाने मानवों के अलावा, इंसानों के अलावा, मनुष्यों के अलावा अशरीरी जीव भी पहुंचते हैं। किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग
और राक्षस भी अमृत स्नान के लिए रूप बदल कर आते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। आप इसे माने या ना माने, लेकिन जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने इस बारे में जो कहा, एक बार जरा उसे भी सुनना चाहिए। यक्ष गंधर्व किन्नर सब ने डुबकी लगाई है। भारत का मंगल हो, इस बात के लिए हमारा स्नान है। अमृत स्नान का क्या महत्व? अमृत स्नान का अर्थ है कि वृष राशि में बृहस्पति का आगमन हुआ है और मकर राशि में सूर्य और चंद्र का आगमन हुआ है। जब ये 12 वर्ष के बाद योग बनता है तो अमृत योग होता है। 3000 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब कुंभ को लोकप्रिय बनाना शुरू किया, तब कोई नहीं समझ सका था कि ऐसी सनातन यात्रा की शुरुआत हो रही है या ऐसी सनातन यात्रा प्रारंभ हो रही है जो कालखंड में नहीं बांधी जा सकेगी। इसके बाद सदियां बीतती गई और कुंभ का वैभव बढ़ता गया। भारतीय आध्यात्म परंपरा ही नहीं, सदियों पहले से यहां आने वाले विदेशी यात्रियों ने भी अपने संस्मरण में कुंभ को दर्ज किया है। चीनी यात्री हुएनसांग की किताब शी यू की में कुंभ मेले का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। हुएनसांग 630 से 645 ईस्वी में भारत आए थे। तब राजा हर्षवर्धन का दौर था। 644 ईस्वी में हुएनसांग राजा हर्षवर्धन से मिलने गए थे और तब प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर कुंभ मेला चल रहा था। हुएनसांग के अनुमान के मुताबिक उस कुंभ में करीब 5 लाख श्रद्धालु आए थे। आप सोचिए, ये आज की बात नहीं, 640 ईस्वी के आसपास की बात, जिनमें कई राजा और उनके परिवार भी शामिल थे। उस समय सांस्कृतिक आध्यात्मिक कुंभ मेले की जो भव्यता थी, उसे देखकर हुएनसांग चकित रह गए थे। हुएनसांग ने अपनी किताब शी यू की में लिखा है कि देश भर के शासक धार्मिक पर्व में दान देने प्रयाग आते थे। संगम किनारे स्थित पातालपुरी मंदिर में एक सिक्का दान करना हजारों सिक्कों को दान करने के बराबर पुण्य देने वाला माना जाता था। प्रयाग में स्नान सभी पापों को धो देता है, ऐसी मान्यता है। और ये सारी बातें हुएनसांग ने अपनी किताब में दर्ज की। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय 302 ईसा पूर्व में यूनानी यात्री मेगास्थनीज भारत आए और उन्होंने अपनी किताब इंडिका में गंगा किनारे लगने वाले मेले का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने भारतीय उत्सवों और धार्मिक समारोहों का खास तौर पर जिक्र किया है और मेगास्थनीज की किताब इंडिका में सामान्यतया भारत के जो धार्मिक उत्सव हैं, नदी स्नान हैं, उसके महत्व का वर्णन किया गया है, जो कि कुंभ मेले के साथ भी संबंध रखता है। 14वीं सदी के सबसे बड़े और रोमांचकारी अरबी यात्री इब्न बतूता ने रिहला नाम की किताब में भी कुंभ का जिक्र किया है। भारत की यात्रा के बारे में विस्तार से लिखते हुए उन्होंने खास तौर से कुंभ मेले के बारे में बताया है। इब्न बतूता ने लिखा है कि कुंभ मेले के दौरान प्रयाग में एक विशाल धार्मिक मेला लगता है और जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने इसे बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मेला बताया, जिसमें लाखों लोग भाग लेते। उनके अनुसार इस मेले में बड़ी संख्या में लोग गंगा में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि इस स्नान के साथ उनके सारे पाप धुल जाते हैं और वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इब्न बतूता ने इस आयोजन की भव्यता और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर इसे अत्यंत अद्वितीय और आकर्षक अनुभव माना था। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर इस 17वीं सदी में भारत की यात्रा पर आए थे और अपनी यात्रा के अनुभवों को ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नाम की एक किताब में संकलित किया इन्होंने। फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी यात्रा विवरण में कुंभ मेला का उल्लेख किया और उन्होंने प्रयाग में होने वाले कुंभ मेले का अनुभव किया था और इसे अत्यधिक भव्य और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण आयोजन बताया। बर्नियर ने इस मेले में लाखों श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने का भी वर्णन किया है, जो गंगा नदी के पवित्र स्नान के लिए आते थे। उनके अनुसार यह मेला बहुत विशाल और अद्वितीय था और यहां पर विभिन्न प्रकार के साधु संत भी उपस्थित होते थे। बर्नियर ने मेले में श्रद्धालुओं की भव्यता, वहां के धार्मिक अनुष्ठान और पूरे आयोजन की अविश्वसनीय भीड़ का
बहुत विस्तार से वर्णन किया है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये कोई पहला मौका नहीं है। इस कुंभ में आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में विदेश से श्रद्धालु आए हैं। वैसे लोग आए हैं जो या तो हिंदुइज्म में जो आस्था रखते हैं, या ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ इस मेले को एक अनुभव के तौर पर इस मेले में शरीक होने के लिए आए हैं। और एक कौतूहल यूं ही नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया कि किस तरीके से आज से हजारों साल पहले जो भी लोग भारत आए और जिन्होंने भी इस महाकुंभ को करीब से देखा, इसकी भव्यता, इसकी विशालता, उसको देखकर दंग रह गए और उसका बहुत विस्तार से जिक्र किया है। और यही वजह है कि आज भी पूरी दुनिया में महाकुंभ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कौतूहल का विषय है। तो ये तो रही इतिहास की बात। आज प्रयागराज के महाकुंभ में शाही स्नान के बाद विदेशी श्रद्धालु क्या कह रहे थे, एक बार वो भी आपको सुनना चाहिए। ये सचमुच केवल संगम में स्नान करने नहीं अवसर मिलते हैं, हम लोगों की विश्वास में, लोगों की भक्ति में, आस्था में डुबकी लगाने का अवसर मिलते हैं। और यही सचमुच ये भारतीय संस्कृति की शक्ति है, ये भारतीय संस्कृति की ग्रेटनेस है। I did a samadhi, public samadhi. I did 4 times. So today is to the water, Ganga water. Very refreshing, blessing everyone to Indian culture. Great to person. Everyone has a chance. This is a chance to more purify and energize and love and peace. World spread out. This is great culture. So more and more develop with what. तो महाकुंभ से निकलने वाले संदेश को दुनिया किस रूप में ग्रहण करती है वो भी आपने सुना कि ये शांति का, पवित्रता का, भाईचारे का पैगाम यहां से पूरी दुनिया में जाता है और दुनिया भर से आने वाले लोग इस महामेले का आयोजन देखकर रोमांचित महसूस करते हैं। तो ये तो था महाकुंभ के शाही स्नान से जुड़े रहस्य और उसके इतिहास से जुड़ी गौरव गाथा। देश का मूड मीटर में अब वक्त है अगली स्टोरी का और आपको ये बताने का कि किस बीमारी को खोजने में एआई ने डॉक्टरों को भी मात दे दी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। जरा देखिए। तो क्या एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टरों की छुट्टी कर देगा? क्या मेडिकल फील्ड में अगली क्रांति एआई क्रांति होने जा रही है? अमेरिका में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद इन सवालों की प्रासंगिकता और बढ़ गई। एजे के नाम की एक अमेरिकी महिला ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनकी बेटी एक हादसे में मामूली तौर पर घायल हो गई थी, जिसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची। अस्पताल में एक नहीं बल्कि दो डॉक्टरों ने और एक रेडियोलॉजिस्ट ने भी कलाई की एक्सरे देखकर दवा दी और यह कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि हेयर लाइन फ्रैक्चर भी नहीं। लेकिन घर लौटने के बाद उनकी बेटी की कलाइयों में दर्द कम होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा था। फिर महिला ने एलन मस्क की कंपनी के बनाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक की मदद ली और ग्रोक एआई पर महिला ने अपनी बेटी की कलाई की एक्सरे को अपलोड किया और कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल उन्होंने पूछा कि क्या कलाई के इस एक्सरे में आपको कुछ असामान्य दिख रहा है, कुछ एबनॉर्मल दिख रहा है? तो एक्सरे पढ़कर 1 सेकंड के अंदर एआई ग्रोक ने जवाब दिया। जो जवाब दिया आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। उसने कहा कि हां, एक अजीब सी बात, कलाई के डिस्टल रेडियस एक हड्डी होती है यहां कलाई के पास, कलाई के डिस्टल रेडियस में फ्रैक्चर है। महिला चौंक गई, उन्हें विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने लगे हाथ दूसरा सवाल भी दाग दिया। पूछा कि क्या ये हेयरलाइन फ्रैक्चर है या फिर कुछ और है? तो एआई ग्रोक ने जवाब दिया कि ये हेयरलाइन फ्रैक्चर है। एआई ग्रोक ने अपने इस दावे की वजह भी उन्हें बताई और उसने लिखा कि कलाई की हड्डियां बहुत व्यवस्थित नहीं दिख रही है।
इसलिए जाहिर तौर पर एक असामान्य स्थिति है, ये नॉर्मल स्थिति नहीं है, इसीलिए ये फ्रैक्चर ही है। महिला को फिर भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अभी अभी तो हॉस्पिटल से आई थी। दो डॉक्टर और एक रेडियोलॉजिस्ट ने एक्सरे देखा था और देखने के बाद कहा था कि फ्रैक्चर है ही नहीं, आप आराम से घर जाइए। महिला ने एआई ग्रोक से तीसरा सवाल पूछा, यह फ्रैक्चर बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत बारीक है, या फिर यह साफ साफ दिखाई दे रहा है? तब एआई ग्रोक ने लिखा कि एक्सरे में तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है। इतना जवाब मिलते ही महिला दर्द से तड़पती अपनी बेटी को लेकर फिर अस्पताल भागी और इस बार हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर यानी कि ऑर्थोपेडिक को दिखाया। साथ में एआई ग्रोक का जवाब भी बताया। ऑर्थोपेडिक ने फिर जाकर जब गौर से देखा तो उसने यह स्वीकार किया कि हां, कलाई की हड्डी टूटी हुई है और उसमें एक हेयरलाइन फ्रैक्चर है, और फिर उसके बाद जाकर उसका इलाज शुरू किया और तब जाकर महिला की बेटी को जो है वो दर्द उसका जो हो रहा उसे जो दर्द हो रहा था वो कम होना शुरू हुआ। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने यह भी कहा कि अगर वक्त रहते फ्रैक्चर का इलाज नहीं होता तो बाद में सर्जरी की नौबत आ सकती थी। आप सोचिए कि कितनी बड़ी मुसीबत से एआई ने बचा लिया। एआई ग्रोक के मालिक एलन मस्क ने महिला के दावे को एक्स पर शेयर किया और लिखा कि ग्रोक चोटों को डायग्नोज कर सकता है। हालांकि मस्क के ही दावे को एक भारतीय डॉक्टर ने खारिज भी किया। एक भारतीय डॉक्टर ने ग्रोक से ही पूछा कि क्या ग्रोक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सॉफ्टवेयर है ग्रोक, उससे पूछा कि क्या तुम किसी चोट के बारे में पता लगा सकते हो? तो ग्रोक ने लिखा कि नहीं, मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूं। हालांकि मैं साधारण जानकारी जरूर दे सकता हूं, लेकिन मैं किसी चोट के बारे में पता नहीं कर सकता हूं। और ग्रोक के इसी जवाब को सामने रखकर भारतीय डॉक्टर ने एलन मस्क को झूठा करार दिया है। कोई भी एआई सिस्टम, चाहे जैसा भी हो एआई का, उसका दावा है कि यह जांच करने में काबिल नहीं है। हालांकि एक अलग डिबेट है कि एआई इतना सक्षम है कि नहीं कि वो किसी तरह की डायग्नोसिस कर सके। लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एआई की क्रांति, एआई रेवोल्यूशन हमारे सामने है और जिस रफ्तार से एआई की तकनीक बढ़ रही है उससे आने वाले वक्त में क्या क्या मुमकिन होगा उसका अभी से अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मेडिकल फील्ड के अंदर ही एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में वैसे तो एआई की एंट्री पिछली सदी के आखिर में ही हो गई थी, लेकिन खासकर तब जब रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हुई। लेकिन आज जांच से लेकर और रिसर्च तक हर जगह एआई का इस्तेमाल हो रहा है। और एक स्टडी के मुताबिक 83% डॉक्टरों ने माना है कि आगे चलकर एआई का बहुत बड़ा फायदा अस्पतालों को होने वाला है, डॉक्टर्स को होने वाला है। आज अमेरिका जैसे देशों में अस्पतालों में एआई सिस्टम लगाए जा रहे हैं जो कि सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे जैसी जो फिल्म होती है उसको पढ़कर और बीमारियों का पता लगा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि आगे चलकर मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, उसके परिवार की हिस्ट्री, उसके जेनेटिक प्रोफाइल, इन सब चीजों को पढ़ करके एआई ये तय कर पाएगा कि उसके लिए दवाई भी क्या होनी चाहिए, यानी कि कस्टमाइज्ड मेडिसिन। हर आदमी को के हिसाब से क्या दवाई होनी चाहिए ये एआई बेहतर तरीके से सजेस्ट कर पाएगा। यही नहीं, किसी शख्स की लाइफ स्टाइल स्टडी करके एआई ये भी बता पाएगा कि अगर ऐसी ही लाइफ स्टाइल आगे रही तो किस किस बीमारी के चंगुल में फंस सकता है। तो समझिए ये कि ये तो शुरुआत भर है। आने वाले सालों में या अगले कुछ सालों में ही एआई जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसकी ताकत, उसकी क्षमता जिस तरीके से बढ़ रही है, आने वाले दिनों में हमारे आपके जीवन में एआई एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आ सकता है। आप और हम उसके लिए तैयार हों या ना हो। तो आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के